Hello everyone and welcome to this lecture number 11 of this beautiful chapter that is current electricity। बच्चों हम लोग अब तक लेक्चर नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर का और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर की बात किया जाए तो उसमें हम लोगों ने दो टॉपिक को पढ़ा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज और उस पर बेस्ड मीटर ब्रिज। हालांकि हम लोग इस पर क्वेश्चंस सॉल्व नहीं किए थे और कहाँ तक है नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बट अभी क्या है कि थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियोमीटर पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज के जितने क्वेश्चंस होंगे सबको क्लब करके एक ही लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उससे क्या होगा, कम वक्त में ही हमारे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होंगे और कम लेक्चर्स में ही हम लोग पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स आज हम लोग थोड़ा सा पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा सा क्या बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट पोटेंशियोमीटर टॉपिक तुम्हारे इस चैप्टर के बहुत शानदार टॉपिक्स में से एक है, बट मेरा हमेशा मानना है, तुमको जैसे इसके पहले वाले क्लास में मैंने कहा भी था कि यार हमारे यहाँ थोड़ा पढ़ने पढ़ाने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक कभी भी क्लासरूम में बैठ करके ऐसे किसी बच्चे को समझाया नहीं जा सकता, कभी नहीं, या अगर वो समझ भी पाएगा तो वो 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए तुमको और मुझको एक लैब में मिलना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसको इसके एक्सपेरिमेंट को करके समझना होगा। तो मुझे लगता है कि हम लोग अभी भी इस चीज़ में थोड़ा सा पीछे हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ एजुकेशन सिस्टम ऐसा बदलाव हो कि फिजिक्स में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको हमको लैब में जाकर के सीखने की ज़रूरत होती है। बुक में, बोर्ड पे ये सब चीज़ें उतनी क्लियर कभी नहीं हो सकती। बट ठीक है, जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल अभी हमें जो मैं बेस्ट तुमको बता सकता हूँ पोटेंशियोमीटर के बारे में, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि तुमको एक बैठे बैठे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक इमेज तुम्हारे सामने उसका पैदा हो जाए कि यार पोटेंशियोमीटर ऐसा होता है और ये ऐसे फंक्शन करता है। एक बार माइंड में इमेज बन जाए कि हाँ यार पोटेंशियोमीटर के बारे में ठीक ठाक मैं जानता हूँ और ये कैसे फंक्शन करता है, पूरा कॉन्सेप्ट मुझको क्लियर है। बट उसके लिए पहले हमको पोटेंशियोमीटर के पूरे बनावट के बारे में, इसके पूरे फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से हमको समझना होगा। इसके इम्पोर्टेंस की बात किया जाए तो एग्जामिनेशन में जहाँ तक मुझे लगता है कि 100% श्योर है, एकदम 100% श्योर है कि नीट के एग्जामिनेशन में तुमको अपीयर होना है या फिर तुमको CUT देना है, दोनों एग्जामिनेशन में पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन एकदम मान लो गारंटी छप चुका है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, मतलब आना ही आना है कन्फर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एप्लीकेशंस के ज़बरदस्त हैं, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत आसान भी है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, एकदम सर के ऊपर से पूरा बाउंस कर जाएगा। तो बहुत ध्यान से आज हम लोग पूरा अच्छे से पहले पोटेंशियोमीटर के बारे में विधिवत पूरा पढ़ेंगे कि होता क्या है, क्यों इसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। सुनो, पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत हमको पड़ेगी। हम लोग इसके पहले वोल्टीमीटर के बारे में पढ़े थे कि वोल्टीमीटर जो होता है वो किसी सर्किट में दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को तुमको मेज़र करके बताता है वोल्टीमीटर। अगर तुमको मैं एक डायग्राम के हेल्प से समझाना चाहूँ तो यहाँ कुछ जगह मुझको दिखाई दे रही जहाँ तुमको मैं डायग्राम बना सकता हूँ। ठीक है, डायग्राम तुमको मैंने पहले बना दिया ताकि टाइम हमारा ना वेस्ट हो और सीधे बस डायग्राम पर आऊँ और तुमको पूरा कहानी इसके बारे में सुनाऊँ। बट बिफोर स्टार्टिंग थोड़ा सा वोल्टीमीटर के बारे में पढ़ लिया जाए, क्योंकि वोल्टीमीटर के ठीक से फंक्शन न करने के कारण ही हम लोग पोटेंशियोमीटर की तरफ रुख करते हैं। तो वोल्टमीटर में क्या प्रॉब्लम्स आती था उसको एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें दो रेजिस्टेंस है और एक बैटरी। ठीक है, लेट अस कॉल दिस टू R1 एंड R2। ठीक है, अब मान लो बच्चों हमको जो रेजिस्टेंस R1 है ना, ये रेजिस्टेंस R1 जो देख रहे हो, इसके दोनों एंड के बीच मुझको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। R1 के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, कितना इसका पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये काम पहले पोटेंशियोमीटर थोड़ी करेंगे यार, हम ये काम पहले करेंगे वोल्टीमीटर से। हम पहले पोटेंशियोमीटर, ऐसा नहीं होता कि बस
हो गया तो हो गया। पोटेंशियोमीटर काम बहुत अच्छा करता है, मगर पोटेंशियोमीटर को करने में, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए पोटेंशियोमीटर को पहले यूज़ नहीं करते, पहले वोल्टीमीटर को देखते हैं कि इससे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मुझे R1 के अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा कि R1 के दोनों एंड के बीच में एक वोल्टीमीटर को कनेक्ट कर दूंगा। लेट अस कनेक्ट अ वोल्टीमीटर अक्रॉस R1। कनेक्ट कर दिया मैंने। जैसा कि तुमको बताया था कि वोल्टमीटर जिस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट करोगे उसके वोल्टेज को ये मेज़र करेगा। तो R1 का हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना था, तो हमने वोल्टमीटर को R1 के पैरेलल में जाकर लगा दिया। अब ये V जो वोल्टमीटर है और ये जो R1 तुम रेजिस्टेंस देख रहे हो, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में, दे आर इन पैरेलल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं नाम दे दूं, चलो लेट अस कॉल MN और लेट अस कॉल दिस PNQ, है कि नहीं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस M और N के बीच होगा, मतलब R1 के अक्रॉस होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस P और Q के बीच होगा, मतलब वोल्टमीटर की रीडिंग जिसको बोलते हैं। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों, वही वोल्टमीटर की रीडिंग होती है। हम लोग जब भी वोल्टमीटर के क्वेश्चंस किए थे इसके पहले, अगर याद होगा तो, जब सिंपल सर्किट से क्वेश्चन कर रहे थे, यही ना कर रहे थे कि यार वोल्टमीटर किसके पैरेलल में है जरा चेक कर लो। अच्छा R1 के पैरेलल में, चलो R1 का वोल्टेज निकालो, यही वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। ये हम लोग का तरीका था, कॉन्सेप्ट था। अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। एक आइडियल वोल्टमीटर जो 100% एक्यूरेट मेजरमेंट दे, है ना, एक आइडियल वोल्टमीटर जो 100% एग्जैक्ट मेजरमेंट दे, उसके रेजिस्टेंस कितने होने चाहिए। तो तुम लोग को याद होगा, मैंने बताया बच्चों कि एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए, RV बोल देता हूँ, दैट शुड बी इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर में करंट फ्लो ना करे। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये वोल्टमीटर इस सर्किट के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देता है। क्यों कर देता है, मैं एक बार बता चुका था, फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे शायद भूल गए हो या ना देखे हो। बच्चों, यहाँ से जो भी करंट जाती है बैटरी से, जब ये यहाँ पहुँचती है तो उसका कुछ हिस्सा R1 में जाता है और कुछ हिस्सा ऊपर वोल्टमीटर में। क्योंकि वोल्टमीटर बिना करंट के फंक्शन तो करेगा, उसको करंट चाहिए, वोल्टमीटर को करंट चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। दिस वोल्टमीटर नीड्स इलेक्ट्रिक करंट, तब जाकर के फंक्शन करेगा ये। और ये जो वोल्टमीटर तुम देख रहे हो, इसको इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलेगी? तो ये क्या करेगा, इस जो सर्किट की इलेक्ट्रिक करंट है, इसका कुछ हिस्सा अपनी तरफ खींच लेगा। तो हम लोग कहते हैं वोल्टमीटर ने करंट को ड्रॉ कर लिया फ्रॉम द सर्किट। इस वोल्टमीटर ने सर्किट से करंट को ड्रॉ कर लिया, खींच लिया। और जैसे ही ये ड्रॉ करेगा, जैसे ही ये करंट को खींचेगा, इस R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज आना चाहिए था वो गड़बड़ हो जाएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए था उतना नहीं आएगा, क्योंकि तुमने सर्किट की करंट को छेड़छाड़ कर दिया। वोल्टमीटर ने करंट को ड्रॉ कर लिया, कुछ हिस्सा ड्रॉ कर लिया, और इसमें जितना जाना चाहिए था उतनी करंट इसमें फ्लो नहीं करेगी। एक सिंपल तरीका तुमको समझाने का बताया, एकदम बेहद आसान तरीके से, कोई बच्चा इसको समझ सकता है कि वोल्टमीटर ने क्या मुश्किल पैदा कर दी है। मेजरमेंट तो दे दिया, मगर इसने क्या किया, सर्किट की करंट का कुछ हिस्सा, देखो यहाँ से जो करंट आ रही थी, इसका एक हिस्सा ऊपर निकल गया, एक हिस्सा R1 में गया, तो कुछ हिस्सा वोल्टमीटर ने खींच लिया फ्रॉम द सर्किट। तो जाहिर सी बात है, सर्किट की करंट को उसने चेंज कर दिया। R1 में जितना जाना चाहिए था उतना नहीं जा पाएगा। R1 का वोल्टेज जितना होना चाहिए था उतना तुमको मेजरमेंट में नहीं शो करेगा। तो ये वोल्टमीटर की रीडिंग गड़बड़ देगी, ये रीडिंग एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट नहीं होगी, क्योंकि इसने करंट को ड्रॉ कर लिया। ये ड्रॉ नहीं करना चाहिए। इस वोल्टमीटर को इस करंट के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस करंट में, लेकिन तुम उस करंट को खींच लिए। तो ये वोल्टमीटर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से वोल्टमीटर 100% मेजरमेंट नहीं दे सकता। एकदम बेसिक से देखो समझा रहा हूँ, एकदम बेसिक से सरल भाषा में किसी बच्चे को समझ में आ जाएगा
कि वोल्टमीटर में खामी क्या है। इसीलिए कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो तो बढ़िया है। अच्छा, इनफाइनाइट होगा तो क्या होगा, जब इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो ये जो करंट देख लो यहाँ में इस वाले वोल्टमीटर में करंट बिल्कुल नहीं जाएगी। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो अगर इसका बच्चों रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो पूरी की पूरी करंट कहाँ निकल जाएगी, इधर, और इस हिस्से में करंट कोई फ्लो नहीं करेगा, तो मेजरमेंट वुड बी एक्यूरेट। लेकिन थियोरेटिकली कहना आसान होता है कि यार वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, क्या हम कोई न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं क्या? हम न्यूमेरिकल्स कहते हैं तो कहते हैं चलो यार वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है, चलो जो इन्फिनिटी लो, जाओ कम करो। न्यूमेरिकल्स में चीज़ों को आसान करने के लिए, बच्चों को सिंपलिसिटी देने के लिए क्वेश्चंस में कह देते चलो यार वोल्टमीटर हैज़ गॉट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, जाओ मजे करो। लेकिन थियोरेटिकली कहने की बात है, तुम उस मोमेंट पर क्वेश्चन को सॉल्व करो, दैट्स इट। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि हम एक ऐसा वोल्टमीटर डिज़ाइन करें जिसका रेजिस्टेंस कितना हो, इन्फिनिटी हो, ताकि वो सर्किट से करंट को ड्रॉ ना करे, ताकि वो सर्किट के करंट के साथ छेड़छाड़ ना करे। वी कैन नॉट डिज़ाइन सच अ वोल्टमीटर प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली क्या है, कौन देख रहे हैं यार, हमारा इन्फिनिटी करो सॉल्व, क्या दिक्कत है? लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों पॉसिबल नहीं है। कहना आसान है कि वी हैव डिजाइन्ड द वोल्टमीटर ऑफ फैराड रेजिस्टेंस, बट नॉट पॉसिबल इन प्रैक्टिकल। तो क्या किया जाए? तो ऐसे कंडीशन में दो चीज़ें हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, अगर तुम्हारे मेजरमेंट में, अगर तुम्हारे वोल्टमीटर की ज़रूरत में थोड़ा बहुत एरर चल सकता है, बातों को ध्यान समझना, अगर तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में, तुम्हारे मेजरमेंट में थोड़ा बहुत एरर एक्सेप्टेड है, गो अहेड विथ वोल्टमीटर। खत्म यार, ये बहुत झंझट वाला काम है बहुत अच्छा ये, मगर इसमें झंझट बहुत होता है, अभी तुम देख रहा क्या है इसमें झंझट होता है। तो थोड़ा बहुत एरर अगर तुम सह सकते हो, थोड़ा बहुत अगर तुमको वैल्यू में 19-20 बर्दाश्त है तो ठीक है, गो अहेड विथ वोल्टमीटर। थोड़ा बहुत 19-20 वैल्यू आएगी, ओके चलो होता है, काम खत्म। एक्चुअली इसको यूज़ करना बड़ा आसान होता है वोल्टमीटर, बस 2 कनेक्शन लिया, जोड़ा, काम खत्म, बस चुपचाप देखो काम कर देगा। लेकिन एरर के साथ आएगा, तो जहाँ थोड़ा बहुत एरर होगा बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है, गो अहेड, कोई दिक्कत। लेकिन जहाँ पर अगर तुमको कहोगे भैया नहीं, हमें 100% एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए, हमको 100% 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट के नीचे कुछ नहीं मानेंगे, एग्जैक्ट हमको 100% मेजरमेंट चाहिए, हम अपने एक्सपेरिमेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में ये वोल्टमीटर तुम्हारे लिए केवल एक डिब्बा की तरह होगा और तुम्हारा कुछ काम नहीं करेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, इस वोल्टमीटर को उठा के ऐसे फेंकेंगे और पोटेंशियोमीटर को उठा करके लेकर के आएंगे। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पर तुमको मेजरमेंट पे हाई एक्यूरेसी चाहिए, थोड़ा बहुत भी तुम एरर बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि करंट को ड्रॉ कर लेगा यार। तुम वोल्टमीटर नहीं समझ रहे हो बात, अभी ये करंट को ड्रॉ कर लेता है सर्किट से, बेमजा कर देगा तुम्हारे मेजरमेंट को, तो उसको हटा देते हैं। फिर किसको लेकर के आते हैं, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वो करता है जो वो नहीं करता है जो ये करता है। अब ये क्या करता है जो ये नहीं करता है, तो ये सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है, और जहां ये सर्किट से करंट को ड्रॉ किया बस वहीं पर तुम्हारा कहानी खत्म। लेकिन ये काम पोटेंशियोमीटर नहीं करता, ये सर्किट से करंट वरेंट ड्रॉ नहीं करता, ये सर्किट के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि इसके पास अपना सब कुछ होता है, अपनी बैटरी, अपना रियोस्टेट, अपना की, एवरीथिंग इट हैज़। तो ये सर्किट से करंट वरेंट नहीं लेगा, सर्किट करंट को चेंज नहीं करेगा, अपना आराम से मस्ती से काम करेगा, एंड रिजल्ट विल बी 100। और जाहिर सी बात है, अगर तुम इस सर्किट के करंट को बिना चेंज किए तुम मेजरमेंट दोगे तो जाहिर सी बात है वैल्यू विल बी एक्यूरेट। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि यार वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में फ़र्क क्या है, एक लाइन में फ़र्क बताओ, तो एक लाइन में फ़र्क अगर तुमको पता है, लिख लो, समझ लो, ध्यान रख लो, पूरे जीवन पर्यंत ये बात समझ में आएगी, काम आएगा कि वोल्टमीटर सर्किट से करंट को ड्रॉ करता है एंड पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ, एंड पोटेंशियोमीटर ये काम नहीं करता है, बस ये ड्रॉ कर लेगा सर्किट से, मगर ये ड्रॉ नहीं कर सकता, और ये ड्रॉ नहीं करेगा तो रिजल्ट विल बी एक्यूरेट। ठीक है, अब ये ड्रॉ कैसे नहीं करता, क्या इसमें कहानी है, इसको समझते हैं। बट सबसे पहले पोटेंशियोमीटर की बनावट को समझते हैं, कैसे बना होता है। ठीक है, फाइन। सबसे पहले
याद रखना बच्चों कि पोटेंशियोमीटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है पोटेंशियोमीटर का वायर, पोटेंशियोमीटर का तार। पोटेंशियोमीटर के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से में उसका तार होता है, जिसमें हम लोग 5 से 10 मीटर लंबी 5 to 10 मीटर लेंथ की एक एलॉय की बनी, जनरली वो एलॉय हम लोग को, जैसे तुमको मैंने बताया था, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, ठीक है, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की बनी 5 से 10 मीटर लंबी एक तार होती है। सबसे पहले समझो, हमने क्या किया, एक एलॉय लिया, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन, दो में से कोई भी ले सकते हो, अच्छे एलॉय है लो, इनके 5 से 10 मीटर लंबे तार को ले लो, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, चलो मैंने कहा चलो 6 मीटर लंबा तार ले लिया, 5 से 10 के बीच 6 मीटर लंबा तार में ले लिया। इन तारों को ऐसे पूरा खोल के नहीं लगाना है, इन तारों को 1-1 मीटर के पीस में हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे अगर मैं तुमको दिखाऊं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो मान लो ये बच्चों 1 मीटर तार हो गया, ये 1 मीटर लंबी तार है, ये भी 1 मीटर, 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 टोटल 6 मीटर लंबी मैं तार ले लिया। 1 2 3 4 5 6। अगर मैं तुमको नाम दे दूं शायद अच्छा होगा मुझको समझाने में। ये पॉइंट मान लो ए है बच्चों, ये पॉइंट मान लो बी है, ठीक है। तो ए से बी के बीच में 6 मीटर लंबी तार मैंने जोड़ दी है। और तार कैसे जोड़ी है, पूरा 6 मीटर फैला नहीं दिया है, बहुत लंबा हो जाएगा, यूज़ करने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसको क्या किया, 1-1 मीटर के टुकड़ों में मैंने कनेक्ट कर दिया, पीस में, 1 मीटर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो फिगर में 6 मीटर लंबा तार मैंने जोड़ रखा है। कैसे, पूरा 6 मीटर एक का एक नहीं, 1-1 मीटर के पीसेस में। और हर पीस को मैंने एक कॉपर के स्ट्रिप से, मोटे स्ट्रिप से, थिक स्ट्रिप से, जिसका रेजिस्टेंस बेहद कम हो, उससे जोड़ दिया मैंने। तो ये जो देख रहे हो ये वाले, ये सब बच्चों कॉपर के स्ट्रिप हैं, कॉपर की पट्टियाँ हैं, जिनके हेल्प से मैंने इन पीसेस को आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर ये पॉइंट ए देख रहे हो, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से मैंने फिर एक तगड़ी बैटरी लगा दी, एक रियोस्टेट, रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे अपने हिसाब से, और एक की स्विच, और ये पॉइंट हो गया बी। तो ये एक पोटेंशियोमीटर का, यहीं पर एक गैल्वेनोमीटर भी लगाते हैं हम लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से, ताकि हम लोग गैल्वेनोमीटर का काम अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग कि कैसे ये गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके हम लोग इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से चीज़ों को फाइंड करेंगे। तो एक पोटेंशियोमीटर का सीधा साधा जनरल सा फिगर पिक्चर देखो ये होता है। बात सीक्वेंस क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या होता है, पोटेंशियोमीटर का तार। 5 से 10 मीटर लंबी तार ले लो, कॉन्स्टेंट नहीं आएंगे किसी भी अच्छे से की, है ना, और उनको 1-1 मीटर के पीसेस पे लगा दो, और उनको मैंने कॉपर के स्ट्रिप से ऐसे कनेक्ट कर दिया। फिर एक हिस्से, एक पॉइंट को लिया, एक टर्मिनल को लिया तार का, एक बैटरी जोड़ दिया, एक रियोस्टेट की एंड बी। ये हो गया बच्चों तुम्हारा। और ये पूरा सिस्टम, ये पूरे तार होते हैं ना, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर अटैच कर दिया, एक वुडन प्लेटफॉर्म पे पूरा फिक्स कर दिया, बन गया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर, तैयार हो गया तुम्हारा पोटेंशियोमीटर। अब कोई बच्चा कह सकता है सर कि 1-1 मीटर के पीस में क्यों लिया आपने? थोड़ा सा इस बात को प्रैक्टिकल होकर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मान लो मैं पूरा एक का एक 6 मीटर लंबा तार लेके ऐसे उसको खोल के लगा दूँ पूरा, तो सोचो तार की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी और उसको यूज़ करना बहुत मुश्किल होगा, नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि हमको जॉकी को स्लाइड कराना होता है फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर टू अदर एंड। तो 6 मीटर लंबी अगर तार तुम लगा दोगे, तुमको एक एंड से दूसरे एंड तक बार बार दौड़ना पड़ेगा। नल पॉइंट एक बार में नहीं मिलता कि बस दौड़ा फट से मिल गया, है ना। तो इट वुड बी वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज़ द पोटेंशियोमीटर। तो 1-1 मीटर के मैंने पीसेस में लगा दिया, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है ना। चलो, तो कोई पूछता है या मन में ख्याल आता है ऐसा क्यों किया गया, तो उसका जवाब मन में आना चाहिए। ये तो इसका एक्चुअल फिगर है, मगर सर्किट डायग्राम जो हम लोग बनाएंगे तो एग्जाम में जो आएगा ऐसा शक्ल बनकर नहीं आएगा। ये तार जो है वो पूरी एक की एक दिखाई जाएगी फिगर में। तो ये पूरा जो पीसेस है, मैंने पीसेस को पूरा एक का एक तार बना दिया। तो ये एक का एक तार देखो ये हो गया। 6 मीटर लंबी तार को मैंने फिगर में ऐसे दिखाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको अपने कन्वेनिएंट के हिसाब से ऐसे लगा दिया था,
लेकिन सर्किट में दिखाओगे तो पूरा एक का एक तार दिखाओगे। ये दोनों फिगर को मैं जानबूझ के हमेशा कराऊँ ताकि बच्चों को ये पता चले कि पोटेंशियल दिखता कैसे है एक्चुअल में और सर्किट में ऐसे इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसके दो एंड्स हो गए बच्चों, ए और बी। और इसको ऐसे अगर मैं 90 डिग्री पर ऐसे घुमा दूँ तो ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर का एकदम परफेक्ट सर्किट डायग्राम तुम्हारे सामने एकदम तैयार है। यही तुमको पढ़ना है, यही तुम्हारे एग्जामिनेशन में आएगा और ऐसे ही तुमको चीज़ों को समझना होगा। एक्चुअल पिक्चर क्या होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, दिमाग के कोने में एक्चुअल फिगर पता होना चाहिए, लेकिन जब यूज़ करने के बाद होगा तो क्लियर हो कि भाई पोटेंशियोमीटर की शक्ल ऐसे होती है सर्किट में, है ना। तो जो मैं तार बताऊंगा ए से बी, एक तार है 6 मीटर लंबी तार, तो समझ जाना कि 6 मीटर लंबी तार सर्किट में दिखाया गया है सिर्फ ऐसे, ये 1-1 मीटर के लूप में होते हैं, है ना। फिर एक बैटरी, रियोस्टेट और की। तो ये तुम्हारा पोटेंशियोमीटर सर्किट एकदम अब तैयार है पढ़ने के लिए। अब ये पोटेंशियोमीटर सर्किट काम कैसे करेगा सर, इसके बारे में बात समझ में आ गई कि क्या क्या होता है। पोटेंशियोमीटर वायर होता है, अच्छी खासी लेंथ होती है ना, और बैटरी इसकी लगी हुई है, अपनी खुद की बैटरी, सर्किट पर डिपेंड नहीं रहेगा, रियोस्टेट भी है, सब कुछ ठीक ठाक है। ये फंक्शन कैसे करेगा सर, कैसे इसको हम सर्किट में यूज़ करेंगे, जो वोल्टमीटर कर रहा था वो अब ये कैसे करेगा। तो ये अब इसके हम लोग एप्लीकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, बट इसके फंक्शन को पढ़ने के लिए, इसके एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए, इसके कहते हैं हर चीज़ का एक सोल होता है, सोल जिस पर वो काम करता है, वो सोल खत्म हो गया तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वैसे पोटेंशियोमीटर का बच्चों सोल होता है जो पोटेंशियोमीटर को जिंदा रखता है, और सोल का नाम है पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब तक हम पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं पता करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या, तब तक हम लोग इससे बहुत सारे इसके यूज़ एप्लीकेशन को नहीं समझ सकते। तो पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका सोल है, उसके बिना ये बेकार है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, इसको कैसे फाइंड करते हैं और इसके एप्लीकेशंस में इसका क्या रोल होता है, सब बताऊंगा। लेकिन पहले इसको अगर तुमको ड्रॉ करना चाहो कर लो, क्योंकि मुझको मिटाना होगा, बहुत कुछ समझाना है इसमें। फिर बताता हूँ कि पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है और इसको निकालते कैसे हैं। ठीक है, जल्दी कोई ओके। तो बच्चों हम लोग निकालते हैं पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है और इसको यूज़ कैसे करते हैं। क्योंकि हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे या कोई भी एक्सपेरिमेंट तो लैब में करेंगे, हमारे यहाँ तो हमें न्यूमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में, है ना। तो अगर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं तो वहाँ पर हमको पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट का अच्छे से निकालने का तरीका पता होना चाहिए। फाइन, तो चलो एक पोटेंशियोमीटर सर्किट में सामने है और मैं मान लिया कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो ई है ना। रियोस्टेट का रेजिस्टेंस मान लो आर है और ये जो तार ए बी है इसका रेजिस्टेंस मान लो बच्चों कैपिटल आर है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी लेट अस कॉल्ड एज आर। ठीक है, जो तार ए बी है 6 मीटर लंबा तार हमारा जो था उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो हो गई, चलो कॉल इट आर, कैपिटल आर। और सर्किट में कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ करंट नहीं कर रहा हूँ, हमको पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करना है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, यहाँ जाएगी, ऐसे आएगी, यूँ आएगी, दैट इज हियर। ठीक है, एंड मेकिंग दिस टू आर एंड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि दोनों में सेम करंट का फ्लो हो रहा है तो कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों किस कॉम्बिनेशन होगी बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन होगी। अच्छा, अब इससे क्या हमको पता चलेगा, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना है तो इसको फॉर्मूले समझो। मैं तुमको इसको एक प्रैक्टिकली इसके मतलब एक्चुअल में होता क्या है वो तुमको दिखाता हूँ। इसके फॉर्मूले तो ठीक है जो है वो है, लेकिन ये कैसे अपीयर होता है वो तुमको मैं दिखाता हूँ। उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चलता हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ ये जो बैटरी है मेरे पास, लेट अस कॉल इट इज़ ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की मान लो बैटरी है। ठीक है, मान लो एक मोमेंट के तौर पे, अच्छा ये हमको पता है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बच्चों किस कॉम्बिनेशन में, सर सीरीज कॉम्बिनेशन में।
सीरीज कॉम्बिनेशन बैटरी का वोल्टेज क्या होता है, दोनों में क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। पढ़ चुके हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन, ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरी का वोल्टेज रेजिस्टेंस में क्या होता है बच्चों, डिवाइड होता है उनके रेशो के हिसाब से, ठीक है। तो मान लो मैंने मान लिया बच्चों की 10 वोल्ट में से 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस ए बी के अक्रॉस है और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस रियोस्टेट के अक्रॉस है, ठीक है। मान सकते हैं, मान लीजिए मान लो कुछ ऐसा रेशियो है दोनों का कि 10 वोल्ट में से 9 वोल्ट किसको मिल गया, तार को, और 1 वोल्ट किसको मिल गया, रियोस्टेट, ठीक है। ये 9 वोल्ट है क्या, ये 9 वोल्ट जब मैं कहता हूँ कि 10 वोल्ट में से 9 वोल्ट तार को मिल गया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तार ए बी के दोनों एंड के बीच में, एकदम ध्यान से शब्दों को सुना जो बोल रहा हूँ, तार ए बी के दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है। पॉइंट ए कितने वोल्ट पर है, पॉइंट बी कितने वोल्ट, वो नहीं कह रहा हूँ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 9 वोल्ट है। तो आउट ऑफ 10 वोल्ट लेट अस सपोज ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, 9 वोल्ट, और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना आया, मान लो 1 वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक, फाइन। चलो इसको और बेहतर तरीके से मैं तुमको समझाता हूँ। लेट अस टेक कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, मान लो बच्चों 0 वोल्ट पे है, ठीक है। मैं तुमको बहुत इजी वे में समझाना चाह रहा हूँ। तो मान लो बैटरी का जो नेगेटिव है वो कितने वोल्ट पे बच्चों, 0 वोल्ट पे। तो नेगेटिव वाला अगर 0 वोल्ट पे होगा तो पॉजिटिव वाला कितने वोल्ट पे हो, क्या बात करते हैं सर, छोटी बच्चों वाली बात पूछ रहे हैं। नेगेटिव वाला अगर 0 वोल्ट पे है तो पॉजिटिव वाला 10 वोल्ट पे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है। आपने इसको 0 मान लिया नेगेटिव वाले, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से क्या होगा, 10 ज़्यादा होगा, 10 वोल्ट पे हो गया, है ना। तो ये 0 मैंने मान लिया, पॉजिटिव वाला कितने पर होगा, 10 पे हो गया। अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। तुमको अगर हम 0 नहीं मानेंगे, हम इसको 10 मानेंगे, मानो ना यार, उसको 10 मानोगे वो 20 हो जाएगा, हम इसको 100 मानेंगे वो 110 हो जाएगा। जो भी मानोगे पोटेंशियल डिफरेंस बस 10 रखना, ठीक है। चलो, तो मैंने इसको 0 और 10 मान लिया, फाइन। अब ये पॉइंट देखो बच्चों, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये पॉइंट भी कितने पर हो गया, 10 वोल्ट पे। और ये पॉइंट देखो, पॉइंट ए से कनेक्टेड, पॉइंट ए भी कितने पर हो गया बच्चों, 10 वोल्ट पे, ठीक है। तो तार ए बी का जो एक पॉइंट था वो 10 वोल्ट पे आ गया, क्लियर है। अब बताओ, मैं तुमसे कहूँ कि तार ए और बी के जो तार ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, हो गया सर 9 वोल्ट, आपने बताया कि एज्यूम कर 9 वोल्ट है। तो इन दोनों के अक्रॉस 9 वोल्ट का डिफरेंस है। तो अगर मैं ए को 10 वोल्ट पर मान लिया तो कोई भी बच्चा कहेगा सर क्या बात करते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पॉइंट बी 1 वोल्ट पर हो जाएगा। अब ये कैसे आ गया, अरे भैया ए और बी के बीच का डिफरेंस 9 वोल्ट रखना है। अगर ए को 10 वोल्ट पे रखे हो तो बी को कितने वोल्ट पे रखोगे, 1 वोल्ट पे, ताकि डिफरेंस कितना हो जाए, 9 वोल्ट का, और ये 1 वोल्ट, तो ये पॉइंट बी कितने पर हो जाएगा, 1 वोल्ट, और ये आगे बढ़ेगा तो 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0, काम खत्म, ठीक है। ये पॉइंट 1 वोल्ट पे है, अब ये आगे बढ़ोगे तो 1 वोल्ट रियोस्टेट ने ड्रॉप कर लिया एंड यू रिमेन विथ 0, ठीक है। तो वही समझाना चाह रहा हूँ, 10 वोल्ट में से 9 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, 1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ है, ठीक है। अब इसका एक एंड मान लो बच्चों 10 वोल्ट पे है, दूसरा एंड इसका 1 वोल्ट पे है। क्लियर है बात, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। अब ये जो 10 वोल्ट से 1 वोल्ट पोटेंशियल में कमी हुई है, ये बच्चों सडन कमी नहीं होती, बस तुरंत हो गया, ग्रेजुअली पोटेंशियल में डिक्रीज होता है। जैसे अगर तुम ए से आगे बढ़े तो हल्का सा क्या होगा, घटेगा वोल्टेज 9.9, 10 से कम 9.9, फिर आगे बढ़ोगे 9.8, 9.7, 9.6, पोटेंशियल इस तार पर धीमे धीमे ग्रेजुअली क्या होगा बच्चों, डिक्रीज करता जाएगा। और डिक्रीज करते करते जब तक यहाँ पहुँचोगे 10 से कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे बढ़े 9.1, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1, इस पूरे तार पर पोटेंशियल ग्रेजुअली धीमे 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 डिक्रीज करेगा। इस तार पर कहीं ना कहीं 5.5 वोल्ट भी होगा,
कहीं पर 6.3 वोल्ट भी होगा, कहीं पर 4.9 वोल्ट भी होगा। आई मीन 10 to 1 में कुछ भी तुमको वोल्ट मांगोगे मिल जाएगा। बात एकदम क्लियर हो, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक। कि कोई भी बच्चा जो जिंदगी में पोटेंशियोमीटर कभी पढ़ा भी ना हो उसको ही बात समझ में आ जाएगी कि सर पोटेंशियोमीटर फंक्शन कैसे करता है। तो इस तार के ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, जो ग्रेजुअली कम होता जाएगा ना। जैसे 10 है, आगे बढ़ा थोड़ा सा कम हो गया 9 हो गया, फिर हल्का सा आगे बढ़े 8 पहुंच गया, फिर हल्का सा आगे 7। तो पोटेंशियल विल डिक्रीज ग्रेजुअली, धीमे धीमे घटता जाएगा। क्लियर है? फाइन। तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन कैसे किया? तो ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों लेंथ के साथ किसी चीज का बदलाव। तो इस तार में जब आगे बढ़ूंगा मैं ए से बी की तरफ, तो यूनिट लेंथ आगे बढ़ने पर यूनिट, अच्छा मैं तुमको चलो एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। चलो, मैंने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें इस तार की लेंथ कितनी थी सर? 6 मीटर थी। जो एग्जाम्पल है उसकी बात करता हूँ। तो मैं 6 मीटर गया तो वोल्टेज में कितनी कमी होगी? 9 वोल्ट कम हो गया सर। तो 6 मीटर तार पे 9 वोल्ट का ड्रॉप है। तो किसी तार के यूनिट, अब ध्यान से जो बोल रहा हूँ, इस तार के बच्चों यूनिट लेंथ, इस तार के यूनिट लेंथ पर जो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा वही कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब 6 मीटर में जब गया, 6 मीटर में गया तो पोटेंशियल में ड्रॉप कितना मिला? 9 वोल्ट मिला। तो 1 मीटर जाऊंगा तो ड्रॉप कितना होगा सर? 9/6 होगा वोल्ट, है ना? या ऐसे कह सकते हो कि 1.5 वोल्ट पर मीटर। 1.5 वोल्ट पर मीटर क्या हुआ कि 1.5 वोल्ट पर मीटर। अब नाम से ही क्लियर है कि है क्या 1.5, यही क्या है बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। 1.5 वोल्ट पर मीटर। सोचो क्या कहना चाह रहा है 1.5 वोल्ट पर मीटर। क्या सोचो क्या कहना चाह रहा है कि इस पर 1 मीटर जाओगे, इस पर 1 मीटर आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल 1.5 क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। यही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो किसी पोटेंशियोमीटर के तार में यूनिट लेंथ आगे बढ़ने पर पोटेंशियल में जितनी कमी होगी, जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही कहलाता है उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं कहूँ कि किसी पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या समझे बताओ? फॉरगेट अबाउट दिस डायग्राम, इसकी यूनिट को पढ़ो, वही कह देगा कि हमें क्या है वोल्ट पर सेंटीमीटर। 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ कि इस तार पे 1 सेंटीमीटर अगर तुम आगे बढ़े, इस तार पर तुम 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे 0.2 वोल्ट का डिफरेंस पाओगे। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने पर 0.2 वोल्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब 9 अगर 10 है तो 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9.8, फिर कितना हो जाएगा? 9.6, फिर कितना हो जाएगा? 9.2, 9.4, 9 ऐसे घटता जाएगा। हर पॉइंट, हर 1 सेंटीमीटर के बाद 0.2 वोल्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर ये 10 है तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 9.8, फिर 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ूंगा कितना हो जाएगा? 9.6, फिर बढ़ूंगा तो कितना? 9.4, 9.2 एंड सो ऑन। और करते करते कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। तो किसी पोटेंशियोमीटर के तार का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो क्या बताता है कि उसके तार के यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। इसको लिख लेना कॉपी पर, है ना, कि किसी पोटेंशियोमीटर वायर का जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो ये बताता है कि उसके तार के यूनिट लेंथ पर, अब यूनिट लेंथ पर मीटर भी हो सकता है, पर सेंटीमीटर भी हो सकता है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर तार के यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्लियर है? और कैसे निकालेंगे? पूरे पोटेंशियल ड्रॉप में पूरे लेंथ से क्या करो? डिवाइड कर दो, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे इसमें पूरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना था? 9 वोल्ट था। पूरी लेंथ कितनी थी? 6 मीटर थी। तो 9/6 कर दिया, आ गया 1.5 वोल्ट पर मीटर। 1.5 वोल्ट पर मीटर, ठीक है, कि 1 मीटर आगे बढ़ोगे 1.5 वोल्ट का खचाक से ड्रॉप होगा। 1 मीटर आगे बढ़े 1.5 फिर खट से ड्रॉप हो जाएगा।
फिर अगले 1 मीटर फिर 1.5 ड्रॉप, मतलब हर 1 मीटर पे 1.5 की तुमको कमी मिलेगी। बिल्कुल आसान तरीका समझा, कोई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ, बस समझ डेवलप होनी चाहिए कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फॉर्मूला तो हर बुक में लिखा हुआ है यार, हम लोग पढ़ेंगे भी, मगर पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग तो बना लो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है सर। ठीक है, अच्छा अब इसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर इसका तुमको अगर सर ये तो ठीक है आपने एग्जाम्पल से बता दिया, इसको फाइंड करने का तरीका बता दी कैसे करेंगे, या कोई फॉर्मूला होता है क्या, चलो वो भी तुमको बताता हूँ। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 0 10 10 1 मिटा नहीं रहा हूँ, ताकि अगर तुमको बाद में ज़रूरत पड़े तो तुम इसको समझ सकते हो कि कैसे हुआ ये। ठीक है, अच्छा अभी मैं तुमको जैसे बताया ये सब एग्जाम्पल लिया हूँ, ठीक है ना, सब ध्यान रखना, एग्जाम्पल तुमको समझाने के लिए लिया हूँ कि ये 10 है ये 6 है, ऐसा ना, सब समझना। अब कैसे निकाला जाए इसका, ये तो तुमको समझाने के वैल्यूज देकर समझा रहे, इसको एक्चुअल कैसे फाइंड कैसे करेंगे, क्या इसका कुछ फॉर्मूला भी होगा, और देख लेते हैं। अभी मैंने बताया कि ये R और ये R दोनों किस कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट क्या होगा बच्चों, R प्लस R, जाहिर सी बात है। एंड नाउ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, तो कहोगे सर सिंपल सी बात है, टोटल EMF एंड टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। अब यही करंट देखो बच्चों AB से होकर क्या होगा, पास करेगी, है ना, यही करंट तार AB से क्या होगी, आगे पास करेगी, तो पोटेंशियल में ड्रॉप होगा। तो कैसे निकालेंगे, देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, जाहिर सी बात है सर, उसमें करंट ले लीजिए और उसका रेजिस्टेंस ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या सिंपल सी बात है। तार AB के अक्रॉस तुमको पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, उसमें करंट ले लो और उसके रेजिस्टेंस से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर देते हैं। तो I इज दिस मच, E बाई R प्लस R, और RAB इज रेजिस्टेंस R। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB आ गया, और मान लो इसकी जो टोटल लेंथ है बच्चों कैपिटल L है, तो L लेंथ में इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा, इस टोटल पोटेंशियल ड्रॉप में टोटल लंबाई से क्या करो, जस्ट डिवाइड कर दो। देयरफॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको मैं VAB कहकर बोल दूं, VAB का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कह सकते हो। अब मुझको निकालना पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ AB, ऐसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पोटेंशियल ड्रॉप का यही मेन फॉर्मूला देखो है, उस तार का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है, ठीक है, किसी तार का जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसकी टोटल लेंथ से उसको डिवाइड कर दो, जितना इसका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसकी टोटल लंबाई से डिवाइड, बस वही तुम्हारा हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो क्या मिलेगा हमें K की वैल्यू, देयरफॉर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VAB इज दिस मच इज हाउ मच, दिस मच इज दिस मच, ER बाई R प्लस R, ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, एंड जस्ट इसमें इसकी टोटल लंबाई से क्या मारो, डिवाइड मारो, ठीक है। तो यही तुम्हारा बच्चों हो जाएगा फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का किसी पोटेंशियोमीटर वायर के लिए, ठीक है। हालांकि हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ नहीं करेंगे, ये तो बस तुमको समझाने के लिए बता दिया कि दिस इज हाउ यू शुड कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। क्योंकि किसी की सर्किट में ये रियोस्टेट का होना कंपल्सरी नहीं है, या किसी की सर्किट में बैटरी के साथ बैटरी का अपना रेजिस्टेंस भी हो जाता है, कभी कभी ऐड हो जाता है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी थोड़ी बहुत बदल सकती है। तो इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे याद मत करना कि सर ने ऐसे फॉर्मूले लिखवाया था, ये मेथड जो किया हूँ इस मेथड को याद रखना। कैसे निकालते हैं, पहले करंट फाइंड करो सर्किट में कि सर्किट में करंट कितनी है, फिर पता कर लो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है,
फिर इसके लंबाई से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो ये प्रोसेस को समझाने के लिए मैंने बताया है, ना कि इसको एज अ फॉर्मूले के तौर पे तुमको याद करवाने के लिए। ये मेथड देखो, हाउ यू शुड कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तरीका समझ में आ गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है और कैसे इसको फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जल्दी कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है, डू इट। आगे चलते हैं बच्चों और देखते हैं पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन क्या क्या है, हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस किस एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पढ़ाई है अभी फिलहाल सिर्फ टू द पॉइंट है कि यार बस वो पढ़ो, एग्जामिनेशन में सवाल सामने है ना। क्योंकि ये सब टॉपिक मुझे पढ़ाने में, मैं सही बताऊं तो देखो, मैं पूरा बैच जो क्लास चला रहा हूँ एकदम दिल पे पत्थर रख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये मेरे पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ाता हूँ। बट चूँकि समय की थोड़ी कमी है और वक्त की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से मैं चीज़ों को उस तरीके से बता रहा हूँ ताकि तुम्हारा काम भी हो जाए और तुम्हारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। बाकी पोटेंशियोमीटर मेरा इतना फेवरेट टॉपिक है, मैं इसको हफ्ते भर आराम से पढ़ाता हूँ, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन इस पर करते हैं, बट ठीक है, हमारे एग्जामिनेशन में जितना हमसे पूछा जाएगा उतना हमारे लिए सफिशिएंट है इस क्लास के हिसाब से। तो करेक्ट, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ रजिस्टर। तो अभी जो सर्किट तुमको मैंने बताया था वोल्टीमीटर वाला, कि यार ऐसे बता दो थोड़ा सा, है ना, कि ये जो ऐसे था यहाँ पे, है ना, कि एक रेजिस्टेंस ये था, फिर ये था, फिर एक बैटरी थी, है ना। तो मुझे R1 के क्रॉस मेज़र करना था, तो मैंने क्या किया, R1 के क्रॉस मैंने क्या किया, वोल्टीमीटर को कनेक्ट कर दिया पैरेलल, ठीक है। अगर वोल्टीमीटर यूज़ करना होता तो, ठीक है, लेकिन मुझको एग्जैक्ट मेजरमेंट चाहिए था, तो मैंने क्या किया, इसके तार को खोला और उठा के इसको फेंक दिया, ठीक है। और इस सर्किट को उठा करके यहाँ लेता आया, ठीक है। अब बात समझ लो क्या है। अब जो R1 का एक एंड था, जैसे R1 के क्या करते थे, R1 के दोनों एंड के बीच क्या कनेक्ट करते थे बच्चों, वोल्टीमीटर। यहाँ क्या करते हैं, R1 के एक एंड से जो वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर देख रहे हो, उसका पॉइंट ए मैंने कनेक्ट कर दिया, एक एंड को मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे एंड को, जो R1 का जो दूसरा एंड था, उसको मैं कनेक्ट किया हूँ एक गैल्वेनोमीटर से, और जिसका कनेक्शन बट्टू जॉकी से। दिस इज जॉकी, जॉकी वही है जो तुमको मैंने बताया था मीटर ब्रिज में। यहाँ तक क्लियर है कि सर्किट क्या है, कैसे बना, ठीक है, एकदम फाइन। आप क्या करेंगे सर, हाँ, ये सब करने के पहले हम ये सुनिश्चित कर लेंगे, विल मेक श्योर कि हमने इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करके पहले रख लिया है। भाई बिना पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब काम करने के पहले हम लोग इस पोटेंशियोमीटर वायर का, इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में जो पोटेंशियोमीटर वायर देख रहे हो, इसका हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करके पहले से रख लिया है, मैंने ये एज्यूम कर लिया। अब मैं क्या करूँगा कि इस जॉकी को पॉइंट ए से या उसके हल्का सा आगे से स्लाइड करना शुरू करूँगा, जैसे हम लोग करते हैं मीटर ब्रिज में, ठीक है। तो जॉकी को ऐसे पकड़ लिया और तार के एक सिरे से ऐसे मूव कराना मैंने शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे मूव कराना मैं शुरू कर दिया। मूव क्या, उसको स्लाइड कराना बोलते हैं। एकदम जॉकी को तार से टच कराते हुए बढ़िया एकदम दबा के रगड़ करके एकदम स्लाइड करो, कांटेक्ट कहीं छूटने न पाए। जब तुम इसको ए से बी की तरफ ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो चेंज करे, कभी इधर कभी ज़्यादा कभी इधर करता रहेगा। तो जैसे ही तुम्हारा डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का 0 पर पहुंचा, वहीं पर तुमको थम जाना है, ठीक है। मान लो 0 डिफ्लेक्शन मुझको मिल गया बच्चों एट पॉइंट पी। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि तार को पूरा एक का एक खोलते नहीं है, वरना वहाँ से यहाँ तक दौड़ते परेशान हो जाओ कि नल पॉइंट कहाँ है ना। तो उसको एक एक मीटर के पीसेस में लगा देते हैं। फाइन, तो मान लो बच्चों हमको नल पॉइंट पी पर में, अब ये लेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो लेंथ मेजर कर सकते हैं, नीचे मीटर स्केल लगी होती है, वी कैन मेजर कि भाई
नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है। तो नल पॉइंट मान लो बच्चों को P पर मिला एट लेंथ L, लेंथ L पर मुझको बच्चों मान लो नल पॉइंट मिल गया, ठीक है। जैसे ही नल पॉइंट तुमको मिल जाएगा, ये जो AP है, AP तार AP देख रहे हो, इस तार AP के एक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस R1 के क्रॉस भी होगा। क्यों? क्योंकि नल पॉइंट का मतलब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट का फ्लो नहीं हो रहा। उस कंडीशन में क्या होगा पता है, उस कंडीशन में जो इस नीचे वाले सर्किट की करंट है वो उसके अंदर ही रह जाएगी, ऐसे ही फ्लो करती रहेगी, ऐसे। यानी कि पोटेंशियोमीटर ने इसके सर्किट के करंट को ड्रॉ नहीं किया है और वो अपना घूमता रहेगा। ड्रॉ नहीं करेगा तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी एग्जैक्ट आएगा। तो जब तुमको नल पॉइंट मिलेगा तो क्या होगा पता है, इसकी करंट इसमें घूमती रहेगी और इसकी करंट बच्चों इसमें बड़ा ही शानदार फिगर बनता है। अगर नल पॉइंट अगर मिल जाएगा तो बड़ा ही खूबसूरत सा फिगर बनता है। उसकी करंट उसमें घूमती रहेगी ऊपर ऊपर, इसकी करंट इसमें घूमती रहेगी, ना उसका उससे मतलब है। तो जैसे ही नल पॉइंट मिलेगा वही एकदम शानदार फिगर बनता है। और उस कंडीशन में R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो AP के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ऐसे भी देख सकते हो कि दोनों आपस में क्या बच्चों पैरेलल है। पॉइंट इसको अगर मैं तुमको कुछ नाम दे दूं, चलो ये M है और ये चलो N बोल दिया, ठीक है। M को मैंने पॉइंट A से जोड़ दिया है और N को मैंने पॉइंट P से जोड़ दिया है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस Mn के एक क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस AP के क्रॉस होगा और इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी, इसकी करंट इसी में। और एक्चुअली पता है ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, मैं इसको पूरा समझा सकता हूँ तुमको, मगर क्या ना कि मैं थोड़ा समय बंधा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। पूरा समझाऊंगा कि यहाँ से जब आगे बढ़ोगे तो कैसे कैसे इस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन चेंज करेगा और कब तुमको ज़ीरो मिलेगा। जब ज़ीरो मिलेगा तो कैसे इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी, इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी। और बताओ जरा, जब इसकी करंट इसी में घूमती रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियोमीटर ने इसकी करंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया। और ये क्या करता था, ये तो पूरा डिपेंड ही इसके करंट पे है। तो वही मैं शुरुआत में कहा था, जो काम ये करता है वो काम ये नहीं करता है, इसलिए एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो टाइम का बाउंडेशन है। वरना जब क्लास 12 जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आगे के लिए, जब मैं क्लास 12 शुरू कर दिया हूँ, क्लासेस थोड़ा फ्रिक्वेंटली नहीं आ पा रही है बट आएंगी, तो वहाँ जब बनाऊँगा पोटेंशियोमीटर तो वहाँ तुमको मैं पूरा जब ए से आगे बढ़ोगे पूरा एक एक पॉइंट बताऊँगा कि डिफ्लेक्शन कैसे चेंज करता है और जीरो जब मिलता है तो क्या शानदार स्थिति बनती है ना। तो एकदम ब्लैब में तुमको जाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठे बैठे पूरा पोटेंशियोमीटर का खाका तुम्हारे सामने होगा। बट अभी उतना समय नहीं, इससे मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, है ना, उतनी जरूरत भी नहीं है, और फिलहाल काम हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि वंस यू गेट द जीरो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, Mn के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AP के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो अगर मैं AP के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नाप लूँ तो Mn के क्रॉस निकल जाएगा। और AP क्रॉस कैसे निकालोगे सर, क्या बात करते हैं, यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो L लेंथ का नहीं निकाल सकते, बस मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा। यूनिट लेंथ के पोटेंशियल ड्रॉप को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब वो तुम निकाल कर रखे पहले ही से, तो यूनिट लेंथ का हमको पोटेंशियल ड्रॉप अगर पता है तो क्या L लेंथ का ड्रॉप नहीं निकाल सकते, सिंपल है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब करने से पहले हमें पोटेंशियोमीटर के वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले ही निकाल के रख लेना होता है, ठीक है। तो इफ आई राइट, इफ null point is obtained at L length from point A, अगर मुझको नल पॉइंट A से L लेंथ पर मिलता है, therefore पोटेंशियल
ड्रॉप एक्रॉस AP। पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस AP कैसे निकालोगे? V इज इक्वल टू K×L कर सकते हो, ठीक है भाई। यूनिट लेंथ का तुमको पोटेंशियल ड्रॉप पता है तो L लेंथ का निकाल लिया, एंड दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस R1। और यही जो होगा वो किसका होगा बच्चों? एक्रॉस R1 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो व्हाट यू हैव टू सी द नल पॉइंट, कि भैया नल पॉइंट हमको कहाँ मिलता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा जो नल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। इस सर्किट को अच्छे समझते रहे, सर ने कैसे समझाया, ठीक है। तो जो V/K यहाँ होगा बस वही तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। तो लेंथ लो और K से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। जहाँ K क्या होगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन था, जल्दी चलो आगे 1-2 एप्लीकेशन और है, उसको करके खत्म किया जाएगा जल्दी। इसका दूसरा एप्लीकेशन बच्चों होता है कि 2 सेल हमको मान लो दिए हुए है ना, और उनके EMFs को हमें कंपेयर करना है। इसमें किसका रेशो कितना है, कौन किससे छोटा कौन किससे बड़ा है। सिंपल सा इसमें काम होता है, बहुत बड़ा कोई ये एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल सा एप्लीकेशन है। तो ये तो सर्किट पूरा क्लियर है ऊपर का, है ना। नीचे क्या किया? 2 सेल ले लिया E1 और E2, और ये 2 मान लो पॉइंट्स हैं S1 S2, और ये गैल्वेनोमीटर के पॉइंट को मैंने बोल दिया S, ठीक है। अभी मैं S को S1 से कनेक्ट कर दूं पहले, तो फिर E1 को मेज़र कर लेंगे, फिर S को मैं S2 से कनेक्ट कर दूं, फिर E2 को मेज़र कर लेंगे, उसके हिसाब से नल पॉइंट चेक कर लिया जाए, है ना। तो अगर मान लो मैं पहले बच्चों S और S1 को आपस में कनेक्ट कर दिया, मान लो कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब हमें जो यहाँ से मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करूँगा, ये जो तुम्हारा पहला सेल है इसके दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आई मीन जो EMF है, वही तुमको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि नल पॉइंट मुझे जो मिलता है वो मिलता है एट लेट अस से L1 डिस्टेंस, मान लो, ठीक है। मैंने जब S को S1 से कनेक्ट कर दिया और फिर जॉकी को मैंने स्लाइड कराया, तो मान लो मुझको नल पॉइंट लेट अस कॉल्ड P पर मिला, L1 लेंथ पर मिला। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सेल के EMF के इक्वल होगा, क्योंकि जो यहाँ पर EMF होगा वही तो हमारा यहाँ पर एम्पियर होगा। पहले पढ़ चुके हम लोग। लिटरली ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? पैरेलल। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी आ जाएगा। नल पॉइंट की कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि भाई नल पॉइंट हमको किस लेंथ पर मिल रहा है। तो मान लो L1 लेंथ पर मुझको नल पॉइंट मिल रहा है। अब L1 लेंथ पर नल पॉइंट अगर मिलेगा तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर मैंने क्या किया? मान लो S को S2 से कनेक्ट कर दिया, मान लो ऐसे, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को S को S2 से करने का सीधा सा मतलब गैल्वेनोमीटर को मैंने इस बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव तुम्हारा प्लेट का पॉइंट A से कनेक्टेड है। और फिर मान लो नल पॉइंट में फिर A को A से स्लाइड कराना शुरू किया और नल पॉइंट मुझको अब शायद डिफरेंट पोजीशन पर मिलेगा। तो लेट अस सपोज आई गॉट द नल पॉइंट समवेयर हियर, लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज Q विच इज एट L2 डिस्टेंस, ठीक है। A से मान लो L2 डिस्टेंस पर है एंड लेट अस कॉल दिस Q, कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में जो AQ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इस सेल के दोनों एंड के बीच होगा, यानी EMF के इक्वल होगा। तो वी कैन से E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा तुमको बच्चों? E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। इससे भी क्वेश्चन कई दफ़े पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से ध्यान रखते रहना, है ना, कि पोटेंशियोमीटर वायर में पोटेंशियोमीटर से अगर हमको 2 सेल के EMF कंपेयर करने हैं तो उनके रिस्पेक्टिव हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? नल पॉइंट्स कहाँ पर पे हैं, दोनों को डिवाइड करोगे, जो उनके नल पॉइंट्स की लेंथ होगी वही उनके EMF को शो करेगा।
ईएमएफ के रेशियो को शो करेगा, है ना। तो ये भी इसका एप्लीकेशन है। वैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं, हम लोग करेंगे इस पर क्वेश्चन भी, है ना। तो जल्दी करो, फेस पे एक एप्लीकेशन है उसको भी करें, खत्म करते हैं जल्दी। ओके तो बच्चों जो थर्ड एप्लीकेशन है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं, और यह है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। एक सेल हमको दिया रहेगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर वही है, ऊपर का सर्किट तो अच्छे से क्लियर है, एक बैटरी, रियोस्टेट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर भी। और नीचे क्या है बच्चों, एक सेल है, एक सेल है ई डैश जिसका ईएमएफ है, स्मॉल आर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो फाइंड करना है, और ये एक्सटर्नल नोन रेजिस्टेंस, आई रिपीट एक्सटर्नल एंड नोन, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और ये एक स्विच है एंड हियर इज गैल्वेनोमीटर, ये बड़ा प्यारा सा काम करता है, सब कुछ करके यही मुझको देता है ना। अब हम लोग करते क्या है, कैसे करेंगे सुनो। पहले क्या करते हैं बच्चों, व्हेन स्विच एस, जो एस यहाँ लगा हुआ है, व्हेन स्विच एस इज लेट अस कॉल ओपन। अभी मैं स्विच एस को ओपन रखता हूँ। स्विच एस को ओपन रखने से क्या होगा बच्चों कि इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, है ना। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस तुम मेज़र करोगे वो इसके ईएमएफ के इक्वल होगा। क्लियर है भाई, जब यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा तो यहाँ कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सीधा ईएमएफ के इक्वल होगा। तो और मैं नल पॉइंट खोजा, और नल पॉइंट लेट अस कॉल मुझको मिल गया बच्चों पी पर, एंड विच इज एट लेंथ लेट अस सपोज एन। ठीक है, तो व्हेन स्विच इज ओपन E इज इक्वल टू वी कैन से K इंटू L, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब स्विच ओपन होगा तो जो तुम मेजर करोगे वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करोगे इसमें से करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही करंट का फ्लो होगा इस इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, और इन दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, मतलब ईएमएफ से थोड़ा सा कम। कितना कम, जितना यह ड्रॉप होगा उतना कम। तो अगर मैं कहूँ कि व्हेन स्विच इज ओपन के बाद व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड, तो व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड एंड नल पॉइंट, मान लो बच्चों नल पॉइंट जो मुझको मिला वो मिला मुझको लेट अस सपोज एट पॉइंट Q। ठीक है, और एट पॉइंट Q मिला और एट डिस्टेंस L डैश। ठीक है, L डैश पर मिला। क्लियर है, तो ऐसे कंडीशन में V इज इक्वल टू जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू K इंटू L डैश कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो इस कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच वो ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा, थोड़ा सा कम। क्यों कम, क्योंकि इसमें करंट का फ्लो होने से इस रेजिस्टेंस में बच्चों थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो ये V की वैल्यू जो होती है वो होती है E माइनस आई आर इज इक्वल टू K इंटू L डैश। ठीक है, ईएमएफ से थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अब वो कमी कहाँ चली गई है, जो रेजिस्टेंस से R देखो उसी में ड्रॉप हुई है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन तुमको मिल जाएंगे। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा बस मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तुमको इन सब से ध्यान नहीं रखना है, बस इस सर्किट को ध्यान समझते हो। ऐसे ही लिख करके आएगा व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को सब कुछ सॉल्व करूँगा, कुछ इक्वेशंस को अप्लाई करते हुए, कुछ कैलकुलेशन करते हुए, तो लास्ट रिजल्ट बच्चों जो आता है स्मॉल r का वो लिख रहा हूँ r इन ब्रैकेट L माइनस L डैश डिवाइड बाई L डैश। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को अच्छे से पता कर सकते हैं। बट ध्यान रहे जहाँ कैपिटल क्या है, द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड नोन रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। L क्या है,
जब स्विच ओपन होगा तब का डिफ्लेक्शन लेंथ, जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ। और एल डैश क्या है, जब स्विच क्लोज होगा तब का जीरो डिफ्लेक्शन लेंथ। ठीक है, इस सर्किट को अच्छे से ध्यान रखते रहना और इस कंडीशन को जो लिखवाया कि एल कब की लेंथ है, जब स्विच ओपन हो, एल डैश क्या है, जब स्विच क्लोज हो। ठीक है, तो जनरली बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे बहुत ज़्यादा वक्त इस पर खर्च में नहीं कर रहा हूँ, हालांकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, मगर वो नीट और सीओडी में नहीं आएगा। ठीक है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिखवाएंगे। अगर तुम क्वेश्चन से क्लियर है फॉर्मूला, सर्किट डायग्राम माइंड में बैठा हुआ है, फटाफट करो, एकदम 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको भी कॉपी करो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ओके फाइन। तो आज बच्चों हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था, मुझको इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था, तो आज हम लोग इसको अच्छे से फिनिश ऑफ कर लिए। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। अब हमें करना होगा इन पर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स जो हमारे एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, जिनकी प्रैक्टिस हमको अच्छे से करनी होगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में यानी कि लेक्चर नंबर 12 में जब लोग मिलेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इन तीनों पर इतना सारा क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और तुमको भी इतना सारा समय निकाल के बैठना होगा। ठीक है, तब इतना सारा कॉन्फिडेंस आएगा, तब इतना सा तुम्हारा मार्क्स आएगा। ठीक है, चलो आज के सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बढ़िया से रहो, जो हो रहा है होने दो, अपने आसपास जो चीज़ें हो रही है उन निगेटिव चीज़ों को हटाओ, पॉजिटिव चीज़ों को एम्ब्रेस करो, अपने ऊपर विश्वास रखो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करते के बाद ऐसे अंधा विश्वास नहीं कि बस हमारा होगा, ऐसे नहीं। पढ़ाई लिखाई को फिर विश्वास रखो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत समस्या हो, यू कैन कॉन्टेक्ट एनी टाइम। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।